Good morning, friends. Myself Patel Dikshita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Padi. And today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter number 12, Friction. Friends, frictions means घर्षण. घर्षण बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फ्रिक्शन होता है. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your cycle means bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? So आप सबने देखा होगा कि बस ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर जो ट्रैफिक सिग्नल के पास व्हीकल को स्लो करते हैं तब क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं. एंड आप भी अपनी बाइसिकल को जब चाहो तब स्लो करते हो, कैसे? ब्रेक मार के. ओके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक मारने से व्हीकल्स स्लो क्यों हो जाते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? So friends, आप सबने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उस पे फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम, तो वो फोर्स अगर अप्लाई करना बंद हो जाए तो क्या होगा कि वो जो मूविंग आइटम है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. ओके, लाइक ये एक पेन है, पेन पे मैंने फोर्स अप्लाई किया एंड उसे मूव किया. सो ये आप देख सकते हो कि ये पेन जो मैंने मूव की वो थोड़ी देर बाद खुद ही क्या हो जाएगी, स्टॉप. ओके, सो सपोज ये पेन मैंने मूव की तो ये स्टॉप हो जाएगी. थोड़ी देर बाद वापस वो मूव होगी बट वापस वो स्टॉप हो जाएगी. सो ये क्या है जो उसे स्टॉप कर देता है? ओके, आपने कभी देखा होगा कि बॉल, जो क्रिकेट ग्राउंड में बॉल होता है, वो जो प्लेयर है वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, तो वो थोड़ी देर बाद वो उसमें फ्रिक्शन होता है एंड वो क्या हो जाता है, स्टॉप. Why do we sleep when the step on a banana peel? मीन्स आपने देखा होगा कि केले की छिलके पे अगर हमारा पैर पड़ जाए तो हम स्लीप हो जाते हैं. Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? So एकदम स्मूथ एंड वेट मीन्स गीले फ्लोर पे चलना क्यों डिफिकल्ट है? वाई इट इज डिफिकल्ट? आपने देखा होगा कि स्नेक, ओके, सांप जो होता है वो रोड पे इजीली मूव कर सकता है, बट अगर आपने नोटिस किया हो तो वो टाइल्स पे ज्यादा मूव नहीं कर पाता. ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लुक एट हियर. Activity number 12.1. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. So हमें क्या करना है, एक टेबल पे एक बुक को फोर्स देके, फोर्स अप्लाई करके मूव करना है. सो बुक की जगह पे मैं ये ऑब्जेक्ट लेती हूँ. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहां से फोर्स दिया तो ये यहां तक मूव किया. ओके, तो उसने उस पे जितना फोर्स लगा था वो वहां तक मूव हुआ एंड जैसे ही उसका फोर्स अप्लाई होना बंद हुआ तो बुक की जो सरफेस है एंड
ये ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन, एंड ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यस, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ एंड स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड पे, जैसे बुक को हम ऑपोजिट साइड पे करेंगे तो उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को भी हम ऑपोजिट साइड मूव करेंगे, तो ये इतना ही मूव हुआ। ओके, मीन्स हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ये मूविंग करेगा। So friends, you saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. Means जैसे हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट मूव किया तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगा, राइट टू लेफ्ट, एंड हमने राइट टू लेफ्ट ऑब्जेक्ट को मूव किया तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगा, लेफ्ट टू राइट। क्लियर दैट? So if you apply the force along the right, the friction act along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. Please underline that. Force जिस डायरेक्शन में अप्लाई होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यस, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट साइड में अप्लाई होता है। ओके, सो कोई भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ अ टेबल। सो ये एक्टिविटी में फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हुआ, टेबल के एंड बुक के सरफेस के बीच में। उसी तरह से मैंने जो ऑब्जेक्ट मूव किया तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ हुआ, बुक की सरफेस के बीच में, एंड वो ऑब्जेक्ट था उसकी सरफेस पे। ओके, सो इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या सारी सरफेस पे फ्रिक्शन सेम रहेगा? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या वो सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 12.2। नाउ tie a string around a brick. Pull the brick by a spring balance. You need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. So, आपको क्या करना है, यस, एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है एंड स्प्रिंग बैलेंस पे ब्रिक मीन्स ईंट को लटकाना है एंड सरफेस पे मूव करना है। ओके, एंड देखना है कि कहाँ तक वो मूव होती है। नाउ wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? अब क्या करना है, सेकेंड टाइम आपको पॉलीथीन ब्रिक पे कवर कर देना है एंड देन उसे रिपीट करना है। तो आपको ये दोनों में क्या डिफरेंट नजर आता है वो आपको देखना है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ ज्यूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ज्यूट बैग आप सबने देखा होगा, जिसे क्या बोलते हैं, यस, बोरी या फिर गुनी बोलते हैं। तो उसे क्या करना है, ज्यूट बैग को भी इस ब्रिक पे कवर कर देना है, देन उसे मूव करना है। ओके, तो ये तीनों टाइम में आपको कैसे रीडिंग मिलेंगे, जैसे कि हमने विदाउट पॉलीथीन या फिर विदाउट ज्यूट बैग हमने क्या किया, ब्रिक को मूव किया तो उसका रीडिंग क्या आएगा, एंड जब हमने ज्यूट बैग उस पे कवर किया तब उसका रीडिंग, सपोज
फर्स्ट टाइम रीडिंग आया विदाउट जूट बैग एंड विदाउट पॉलीथीन ब्रिक का रीडिंग आया 14 सेंटीमीटर। देन जब हमने पॉलीथीन कवर किया तो उसका रीडिंग आया 19 सेंटीमीटर एंड जब हमने जूट बैग कवर किया तो उसका रीडिंग आया 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये डिफरेंसेस है सरफेस के। ओके, मींस सरफेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रिक्शन पे। क्लियर दैट? नाउ वी नो अबाउट स्प्रिंग बैलेंस। ओके, सो व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा। स्प्रिंग बैलेंस इस टाइप का होता है। ओके, यहाँ पे स्प्रिंग लगाई होती है एंड यहाँ पे रीडिंग मीटर होता है। तो जैसे हम ये हुक पे जितना भी वेट को हम क्या करेंगे, यस, हैंग करेंगे तो ये स्प्रिंग उतनी नीचे की ओर आएगा एंड यहाँ पे रीडिंग बताएगा कि इस पे कितना वेट हैंग किया है। ओके, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. So, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस पे यहाँ पे ग्रेड दिखाए गए हैं कि कितना वेट उस पे कर सकते हैं। ओके, या फिर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। सपोज यहाँ पे 10 kg हमने वेट को हैंग किया है तो क्या होगा कि यहाँ पे 10 दिखाएगा। 10 तक वो ये जो सरफेस है वो मूव करेगी। क्लियर दैट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 12.3। मेक एन inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. Put a mark with pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from its point. How far does it move on the table before coming to rest? Now note down this distance. Now spread a piece of cloth over the table. So हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, टेबल पे एक टुकड़ा लेना है, पीस लेना है। आप उसे हार्ड पेपर भी ले सकते हो। तो प्लेन टेबल पे हमें क्या करना है, इस तरह से बुक्स रखनी है, उस पे जैसे हम स्लोप बनाते हैं उस टाइप से स्लोप बनाना है एंड सेल को यहां से मूव करवाना है एंड जहां तक सेल जाएगा तो उसका डिस्टेंस हमें नोट डाउन करना है। ओके, तो आप जब स्कूल में आओगे तो हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे। देन सेकेंड टाइम हमें क्या करना है कि उस पे एक थिन लेयर, किसकी, सैंड की थिन लेयर बना के, फर्स्ट टाइम हमने प्लेन पे किया, प्लेन टेबल पे। सेकेंड टाइम हमने क्लोथ रख के करना है। क्लोथ रख के देखोगे आप कहां तक सेल जाएगा। एंड थर्ड टाइम हमें सैंड का एक लेयर बना के देखना है। ओके, सपोज फर्स्ट टाइम यहां से यहां तक गया, मीन्स कितने डिस्टेंस पे गया, सपोज 30 सेंटीमीटर। देन सेकेंड टाइम पे आप देखोगे कि 16 to 17 सेंटीमीटर तक जाएगा। जबकि जब आप सैंड की एक लेयर बनाओगे, सैंड का लेयर बनाओगे, तो ये ओनली 5 या 6 सेंटीमीटर तक जाएगा। मीन्स सरफेस किस पे डिपेंड करती है, यस, ये जो फोर्स है मीन्स फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। सो कब मिनिमम डिस्टेंस कवर हुआ, जबकि हमने सैंड का लेयर बनाया था। Why is the distance covered by the pencil shell different every time? Try to reason why. Discuss the result. So ये पेंसिल सेल ने ऑलवेज मीन्स 3 टाइम हमने ये एक्टिविटी की, तो 3 टाइम्स
3 टाइम्स तक क्यों ये सेल्स ने अलग अलग डिफरेंट रीडिंग दी है? बिकॉज ये जो सरफेस है वो चेंज हुई। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट टेबल की सरफेस जो कि क्लीन एंड स्मूथ थी। देन सेकेंड क्लोथ कैसा था? थोड़ी सरफेस रफ हुई। एंड जब हमने सैंड का लेयर लगाया तो ये रफली लेयर की वजह से क्या हुआ? ये सेल जो है वो कम डिस्टेंस में स्टॉप हो गया। Buzo think I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. मीन्स सेल के अराउंड अगर सैंडपेपर आपने देखा होगा तो ये सैंडपेपर को हम क्या करेंगे? सेल के अराउंड अगर रैप कर देंगे तो भी ये सरफेस जो है सेल की सरफेस कैसी हो जाएगी? यस, रफ हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा एंड जो मोशन है वो कम हो जाएगा। Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities of them. Irregularities on the two surfaces locked into one another. When the attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater in a rough surface is involved. So, बुक एंड टेबल ये दोनों की सरफेस आप देखोगे तो बुक एंड टेबल की जो सरफेस है वो उसमें इरेगुलरिटीज मीन्स वो ज्यादा रफ नहीं है, तो इरेगुलरिटीज कम है जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होगा। जबकि सैंड आपने देखी होगी तो इस टाइप की सैंड होती है एंड उस पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा कि ये इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by drawing a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. So, आपने देखा होगा कि कोई भी एक बॉक्स है तो आप उसे जब मूव करोगे तो उसमें जब वो ज्यादा हार्ड होगा या फिर ज्यादा हैवी होगा तो क्या होगा? उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है कि अगर ज्यादा कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज उसका जो फ्रिक्शन है जो सरफेस का वो ज्यादा रहेगा। आपने देखा होगा कि सपोज टाइल्स लगी है तो टाइल्स में आप कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकते हो, बट रफ एरिया में आप वो ही ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाते। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? So, rest time में उसे मूव करना इजी रहेगा या फिर जब वो मोशन में हो तब उसे मूव करना इजी रहेगा? सो इट इज जब वो मोशन में रहेगा तब उसे मूव करना इजी रहेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टेटिंग फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो जब रफ सरफेस होगा तब आप जो ऑब्जेक्ट को मूव करोगे एंड जो सरफेस कैसा होगा? जब स्मूथ सरफेस होगा तो आप उसे मूव करोगे। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कम होगा जिससे कि आप इजीली ऑब्जेक्ट को मूव कर सकोगे। When the box starts sliding,
the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it start. So friends, I hope you understand कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा होता है तो वो ये दोनों सरफेस, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस है एंड ये नीचे की सरफेस है जिसपे वो मूव कर रहा है, तो जब वो मूवमेंट में होता है तो ये दोनों के बीच में इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता जिससे कि हम इजीली इसे मूव कर सकते हैं। बट जब ये ही ऑब्जेक्ट जब ऐसे ही रखा हो तो ये इस तरह से इस सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, ओके, जिसकी वजह से हम इजीली इसे मूव नहीं कर पाते। ओके, clear that? So friends, I hope you understand today's topic, friction and factor affecting friction. Okay, in the next lecture we are discuss about the next topic. It is friction, a necessary evil. Okay, thank you. Stay home, stay safe.